आज मैं आपको कंटेस्टेड डिवोर्स की ड्राफ्टिंग के ऐसे 12 पॉइंट बताऊंगी जो डिवोर्स में आपकी जीत को तय करते हैं। ड्राफ्टिंग अच्छे से हुई हो तो आप 100% केस को जरूर जीतेंगे। नंबर 1 है पुलिस कंप्लेन। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो वो पुलिस कंप्लेन जरूर करते हैं और नॉर्मली वाइफ तो कंप्लेन कुछ ज्यादा ही करती है, लेकिन हस्बैंड पुलिस कंप्लेन नहीं करते। और फिर जब कोर्ट पूछता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, क्या आपने पुलिस में कंप्लेन की, और वाइफ की क्रुएल्टी और एडल्ट्री को वहाँ पूछा जाता है और हस्बैंड ज्यादातर केसेस में मना करते हैं कि उन्होंने कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं की है, और जबकि पुलिस कंप्लेन करके रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए जिससे कि आप बाद में प्रूफ कर पाओगे कि आपके साथ किस तरीके से क्या क्रुएल्टी की गई थी। और अगर आप कंप्लेन नहीं करते हैं तो बाद में कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वहाँ वाइफ भी अपने पक्ष रखेगी और आपको झूठा साबित कर देगी और बिना प्रूफ के आप कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए एक्सक्यूज ना बनाएं। और हस्बैंड अगर पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो वाइफ भड़क जाती है, लेकिन आप समझो कि ये स्टेप आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। और इस सब से बचने का एक तरीका भी है। जब आप पुलिस में कंप्लेन करने जाएं वाइफ के लिए, तो उसमें आप वाइफ का मोबाइल नंबर ना डालें और उसे पता ना चलने दें कि आपने कोई पुलिस कंप्लेन की है। इससे आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाएगा और आप फालतू की फाइट से भी बचेंगे। और अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लिखती है तो आपको डीएसपी ऑफिस जाकर रिटर्न में कंप्लेंट देनी है। अगर डीएसपी ऑफिस में भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत को लिखित में दे सकते हैं, जो सीधा ऑनलाइन रिकॉर्ड होकर पुलिस के पास ही जाती है। और इसका एक और फायदा है कि ये इंटरनेट पर सुरक्षित रहती है। जब भी आपको कोर्ट में दिखाने की जरूरत होगी कि आपने कोई कंप्लेंट की थी या नहीं, तो आप इंटरनेट से प्रिंट आउट करके उसे कोर्ट में दिखा सकते हैं। और नंबर 2 है पार्टनर का नाम लिखना। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड एडल्ट्री में है तो जब आप अपने डिवोर्स के पिटीशन को ड्राफ्टिंग करवाएंगे उसमें आप उस पार्टनर का नाम जरूर लिखवाएं। और अगर आपको उस पार्टनर का नाम नहीं पता है तो उसे अज्ञात लिखकर आप उसके बारे में उस पिटीशन में जरूर लिखवाएं। और जब केस के चलते कभी ना कभी आपके सामने उस पार्टनर का नाम आ जाता है तो उस नाम को आप केस के चलते वहाँ पर लिखवा सकते हैं। और अगर आपको पहले से पता है कि वो थर्ड पर्सन कौन है जिसके साथ आपका पार्टनर एडल्ट्री में है, तो आप उसके पते पर भी नोटिस भिजवाएं। और कहीं ना कहीं इससे जज को भी लगता है कि थर्ड पर्सन का नाम आया है जो जरूर थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है, वरना कोई भी किसी का नाम ऐसे ही नहीं लेता। रेस्पॉन्ड नंबर 1 आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड को बनाना है और रेस्पॉन्ड नंबर 2 आपको उस थर्ड पर्सन को बनाना है जो आपके पार्टनर के साथ एडल्ट्री में है। तीसरा है हमारा चाइल्ड कस्टडी। देखिए, चाइल्ड कस्टडी अगर हस्बैंड के पास है तो हस्बैंड का केस ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि कोर्ट ये देखता है कि बच्चे पिता के पास हैं, तो पिता का केस मजबूत हो जाता है। और अगर माँ के पास है तो बच्चे का भविष्य और मेंटेनेंस को लेकर केस लंबा खिंचता है। और इससे जज का माइंड भी डिस्टर्ब होता है कि पहले चाइल्ड कस्टडी डिसाइड कर ली जाए, उसके बाद ही डिवोर्स की डिग्री ग्रांट की जाएगी। और जब जज के लिए चाइल्ड कस्टडी क्लियर हो जाती है तो डिवोर्स की डिग्री ग्रांट करने में आसानी होती है। और इसमें अगर बच्चे माँ के पास हैं तो जज को सोचना पड़ता है कि बच्चे का भविष्य खतरे में है और माँ पूरी जिंदगी बच्चे के खर्चे या उनका मेंटेनेंस कैसे उठाएगी। इसलिए जज पर बच्चे के भविष्य का पूरा बर्डन होता है। और अगर आप चाइल्ड कस्टडी को पहले ही अपनी ड्राफ्टिंग में मेंशन कर देते हैं तो इससे आपका टाइम बचेगा और जज भी कंफ्यूज नहीं होगा। और अगर वाइफ ने बच्चे को रखने का सोचा है तो पहले ही पिटीशन में क्लियर कर लें कि आप बच्चे के भविष्य के लिए कितना खर्चा देना चाहते हैं। ये सारी चीजें अगर पहले ही क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपको और आपके पार्टनर को डिवोर्स करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कई बार बच्चे की वजह से डिवोर्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं। इसलिए चाइल्ड कस्टडी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अब नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, मस्ट अटैच ऑडियो, वीडियो, होटल रिकॉर्ड, फोटोज एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। आपके पास कोई प्रूफ है तो उसे अपनी ड्राफ्टिंग में जरूर लिखवाएं, क्योंकि आप कोई भी एविडेंस बाद में देते हैं उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी। और अगर आप ये सारी चीजें पहले ही अपनी ड्राफ्टिंग में लिखवा देते हैं तो आपका टाइम बचेगा। और हो सकता है आपके पास जो भी एविडेंस है उसे देखकर आपका पार्टनर पहले ही घबरा जाए और वो कंटेस्टेड डिवोर्स की जगह म्यूचुअल डिवोर्स पर आ जाए। इसलिए सारी चीजों के लिए पहले से तैयार रहें, दूसरे को मौका ना दें। और अगर आपके वकील साहब कहते हैं कि एविडेंस अभी नहीं बाद में देंगे, जितना हो सके शुरू में ड्राफ्टिंग इतनी मजबूत रखें कि जज साहब पहली नजर में समझ सकें कि केस क्या है। आपको तैयारी कुछ ऐसे करनी है कि आपका पार्टनर आपकी तैयारी को देखकर डर जाए।
थोड़ा देर से शुरुआत करें, पर पहले से पूरी तैयारी करके चलें। और अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो बीच में आप कमजोर पड़ जाएंगे। क्या पता आपका पार्टनर आपकी ड्राफ्टिंग और आपके एविडेंस को देखकर शुरू में ही डर जाए और आपसे कहे कि मैं सेटलमेंट के लिए तैयार हूँ। और अगर यही सब एविडेंस आप बाद में देने के लिए रखेंगे तो आपको एप्लीकेशन देनी होगी और एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जगह रिजेक्ट भी हो सकती है और फिर इस सब से आपका केस कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए पहले से तैयार रहें और अपनी ड्राफ्टिंग को इतना मजबूत बनाएं कि आपके जीत की चाबी पहले से ही तय हो जाए और स्टार्टिंग में ही सारे प्रूफ लगाएं, क्योंकि बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। आपके पार्टनर को लगना चाहिए कि उसका वीक पॉइंट आपके पास है, जिससे वो सेटल की तरफ ज्यादा फोकस करेगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डेट एंड टाइम स्टोरी। किसी भी एविडेंस को जब आप अपनी ड्राफ्टिंग में मेंशन करेंगे तो आपको उसमें डेट, टाइम और स्टोरी जो भी है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। ऐसा ना हो कि आपने स्टोरी तो लिख दी लेकिन ये नहीं पता कि ये सब कब हुआ था, किस टाइम हुआ था और कहाँ पर हुआ था, और बाद में जब आपसे ये सब पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सच होते हुए भी आपकी बातों को झूठ समझा जाएगा। इसलिए सारी डेट, लोकेशन और टाइम अच्छे से मेंशन करें। और सिक्स पॉइंट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एडल्ट्री एंड क्रुएल्टी। एडल्ट्री और क्रुएल्टी दोनों ही डिवोर्स के ग्राउंड है। अगर किसी वजह से एडल्ट्री प्रूफ ना भी हो तो क्रुएल्टी के बेस पर आपको डिवोर्स मिल सकता है, लेकिन पार्टनर की एडल्ट्री अगर आपके केस में प्रूफ हो जाती है तो एडल्ट्री को अपने आप में क्रुएल्टी माना जाता है। इसलिए क्रुएल्टी और एडल्ट्री का कॉम्बिनेशन बनाकर चले। सिर्फ क्रुएल्टी कई बार कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाती, इसलिए किसी भी वजह से आप एडल्ट्री को छुपाओ मत, उसे सामने लाओ, क्योंकि यही डिवोर्स का ग्राउंड है। कई बार तो कोर्ट में ऐसे झूठे इल्जाम लग जाते हैं जो कि कभी हुए ही नहीं होते। फिर आपको तो वो सब बताना है जो कि रियल में आपके साथ हो रहा है। और कितने झूठ तो लोग बिना सबूत के कैरेक्टर पर लगा देते हैं। तो आपको भी चुप नहीं रहना है और जज को लगना चाहिए कि ये मैरिज आगे चलनी मुश्किल है, इसलिए आपको थोड़ा तो शो करना पड़ेगा। एडल्ट्री, क्रुएल्टी या तो दोनों को साथ लेकर चलो, नहीं तो आपके पास दोनों में से किसी एक का पुख्ता सबूत होना चाहिए जिससे आपको आसानी से डिवोर्स मिल सके। 7 पॉइंट है हमारा फाइल डिवोर्स आफ्टर स्पाउस कंप्लेन। जब भी आप डिवोर्स फाइल करो तो कोशिश करो कि पहली कंप्लेन आपका पार्टनर करे, आप सेकंड में रहो। इससे पहले पार्टनर के सारे पत्ते खुल जाते हैं। मोस्टली वैसे डिवोर्स का केस हस्बैंड करते हैं और अगर वाइफ की तरफ से कंप्लेंट नहीं भी हुई तो सबसे पहले आपको सेक्शन 9 का नोटिस देना होगा। और ये बात ध्यान रखिए कि सेक्शन 9 का सिर्फ आपको नोटिस देना है, सेक्शन 9 का केस फाइल करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आपको बाद में भी डिवोर्स लेना ही है तो सेक्शन 9 का केस फाइल करके कोई फायदा नहीं है। सेक्शन 9 की एप्लीकेशन देना ही काफी है। उसमें ये लिखा जाता है कि आप घर बसाना चाहते हैं लेकिन दूसरा पार्टनर बेवजह घर छोड़कर चला गया है। इसके लिए सिर्फ नोटिस देना ही काफी है। अगर आप इस केस को फाइल करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और बाद में भी आपको डिवोर्स ही फाइल करना है तो सेक्शन 9 का केस करना बेवकूफी है। सेक्शन 9 का सिर्फ नोटिस दीजिए और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो डिवोर्स का केस फाइल कीजिए और पूरी कोशिश करो कि आपका पार्टनर आपसे पहले कंप्लेन करे, जिससे आप उसकी कंप्लेन के हिसाब से प्रिपेयर हो जाओगे और उसके लगाए हुए एलिगेशन पॉइंट को कवर कर सकोगे। इससे दूसरे की गलती पकड़ी जा सकती है। और 8 पॉइंट है हमारा रीजन ऑफ डिवोर्स। क्रुएल्टी, एडल्ट्री क्यों हुई इसका पॉइंट खोलो। उसकी माँ, उसका बॉयफ्रेंड, उसका पार्टनर जो भी है उसमें ये मेंशन करो कि इसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे डिवोर्स लेना चाहता है या फिर आप उससे डिवोर्स लेना चाहते हैं। ये सारी चीजें पहले से क्लियर करो, जिससे कि जज का माइंड पहले से सेट रहता है कि आप दोनों का डिवोर्स होने में कहां से रीजन आया है। 9 पॉइंट है आपका प्रूफ ऑफ गुड वर्क। आप अपने किए हुए अच्छे कामों के लिए अपना डेडिकेशन, आपने बच्चे को किस अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अपने पार्टनर को कहाँ कहाँ घुमाया या फिर आपने उसके लिए क्या क्या अच्छे काम किए हैं, ये सारी चीजें भी आपको अपनी ड्राफ्टिंग में मेंशन करनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आपने अपनी शादी को चलाने के लिए क्या क्या किया और आप ऐसे ही डिवोर्स तक नहीं आए हैं। रेस्टोरेंट, खाना पीना, घूमना, सारी चीजें आप उसमें दिखा सकते हैं। बच्चे की स्कूलिंग, फीस सब प्रूफ करो और दिखाओ कि मैंने अपनी शादी में बेस्ट दिया है। लेकिन आपका पार्टनर क्रूअल है, आपको अपने अच्छे काम दिखाने पड़ेंगे। और नंबर 10 पॉइंट जो है वो हस्बैंड के लिए है, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 का हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 9 का केस कभी भी फाइल मत करो, इससे सीधा टाइम ही वेस्ट होता है। इसका सिर्फ नोटिस काफी है। सेक्शन 10 जो होता है वो डिवोर्स से पहले सेपरेशन के लिए होता है, या फिर डिवोर्स ग्रांट नहीं हो रहा है तो सेपरेशन दिया जाना सेक्शन 10 होता है। और सेक्शन 10 के बाद रीमैरिज करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसमें शादी टूटती नहीं है, सिर्फ सेपरेशन ग्रांट किया जाता है
पति पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं। डिवोर्स फाइल करोगे, डिवोर्स फाइल में सेक्शन 9 का नोटिस दिखा दो कि आपने घर बचाने की कोशिश की थी, उसके बाद ही आपने डिवोर्स का केस फाइल करने का सोचा है। सेक्शन 9 के एप्लीकेशन को सिर्फ औपचारिकता के तरीके से निभाना है। 11 पॉइंट जो हमारा है वो है 2 ईयर डिजर्शन। केस, कंप्लेन और सारी चीजें एक दूसरे से शिकायत करते करते 2 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और अगर आपके केस में फाइट चलते चलते 1 से 1.5 साल हुआ है तो आप पूरी कोशिश करो कि थोड़ा सा और वेट कर लिया जाए और 2 साल का टाइम पूरा होने के बाद डिजर्शन के बेस पर आपको तलाक मिल सकता है और इसके बाद किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं रह जाती और ये डिजर्शन आपको अकेला भी डिवोर्स दिला सकता है। 12 और लास्ट पॉइंट है हमारा, चूज अ गुड एडवोकेट। अपने केस के लिए एक अच्छा एडवोकेट सेलेक्ट करो, क्योंकि ऐसा होता है कि वकील बिक भी जाते हैं, सेकंड पार्टी से जाकर मिल जाते हैं, या फिर कुछ एडवोकेट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्हें की सारे सेक्शन पता नहीं नॉलेज है या नहीं है, पर पिटीशन को गलत तरीके से फाइल कर देते हैं और क्लाइंट को कई बार अपने केस को विथड्रॉल करना पड़ता है और वो गलती एडवोकेट की होती है, जिसका खामियाजा क्लाइंट को भुगतना पड़ता है और इसमें आपका पैसा भी वेस्ट होता है और टाइम भी वेस्ट होता है। जिस एडवोकेट को आप अपने केस में हायर करने वाले हैं उसके बारे में पहले अच्छे से पता कर लें, उसके बाद ही आप अपना केस उन्हें दें। और अगर आप मेरे बताए ये सारे पॉइंट कवर करके चलते हैं तो 101% आपका डिवोर्स केस आप जरूर जीतेंगे। और आपको अपने केस में मुझसे किसी तरीके का गाइडेंस चाहिए तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।